नमस्कार साथियों। आज हम मैकेनिकल इंजीनियर के थर्ड ईयर के सब्जेक्ट ME 310 जिसको हम लोग मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के नाम से जानते हैं, प्रबंधन एवं उद्यमिता, उसका चैप्टर थर्ड टाइप्स ऑफ ओनरशिप यानी स्वामित्व के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो स्वामित्व जो होता है यानी ओनरशिप, वो एक बहुत ही विस्तृत शब्द है। इसका अर्थ ये होता है कि कोई भी फैक्ट्री या कोई भी बिजनेस या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका मालिक कौन है और उस पर किसका अधिकार है। भाई किसी एक व्यक्ति ने ही वो सब सेटअप किया हुआ है या फिर बहुत लोगों ने मिलके उस फैक्ट्री को या एंटरप्राइजेस को या उद्यम को स्थापित किया हुआ है। तो अब आप चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोलिए या उसको ओनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बोलिए या टाइप्स ऑफ ओनरशिप यानी स्वामित्व के प्रकार बोलिए, ये सभी जो शब्द हैं ये सभी का मतलब जो है एक समान है, अर्थात ये सभी पर्यायवाची हैं। तो जैसा कि साथियों आप जानते हो कि किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कैपिटल। वैसे तो आपने कई बार सुना होगा 4M के बारे में, जिसमें मैन, मशीन, मटेरियल और मनी होता है। लेकिन अगर आपके पास पूंजी नहीं है, कैपिटल नहीं है, मनी नहीं है, तो आप कोई भी बिजनेस अपना शुरू नहीं कर सकते। बाकी भले आपके पास सारी चीज़ें हों, पर वो सारी चीज़ें बिना कैपिटल के आ नहीं सकती, मनी के आ नहीं सकती। इसलिए कहा जाता है कि जो मनी है यानी कैपिटल है या पूंजी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए। अब अगर मान लीजिए जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, जो कैपिटल या पूंजी लगाई है, अगर वो एक ही आदमी लगाता है और वो कोई अपनी फैक्ट्री या कोई दुकान इस्टेब्लिश करता है या कोई बिजनेस शुरू करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हिंदी में बोलते हैं एकल स्वामित्व, यानी एकल यानी एक और स्वामित्व मतलब ओनरशिप। तो एक आदमी का अधिकार होता है उसमें, उसको बोलते हैं इंडिविजुअल ओनरशिप या सिंगल ओनरशिप या इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप। यानी एक ही आदमी ने उसमें सारी की सारी पूंजी लगा रखी है, उस बिज़नेस में, उस दुकान में, उस शॉप में। तो अगर मान लीजिए कैपिटल जो है पूंजी दो या दो से अधिक लोग अगर उसमें लगाते हैं तो वो एक तरह की पार्टनरशिप यानी साझेदारी ऑर्गेनाइजेशन संगठन कहलाता है। और अगर कैपिटल मान लीजिए पूंजी बहुत सारे लोगों ने लगा दी शेयर्स के फॉर्म में, है ना, तो हम उसको एक वैधानिक उसको स्वरूप यानी लीगल एंटिटी उसको मिल जाता है और हम उसको बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइज या उद्यम जो भी होता है उसमें दो चीज़ें मुख्य होती हैं, दो उसके एलिमेंट्स होते हैं, दो उसके तत्व होते हैं। एक तो होता है स्टैट्यूटरी, जिसको बोलते हैं वैधानिक यानी लॉ से संबंधित, कानून से संबंधित। एक होता है स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप यानी उसका मालिक कौन है, किस तरह का है। तो जो अपना जो वैधानिक स्वरूप जो होता है, लीगल स्वरूप जो होता है, वो संस्था की लिमिटेशंस तय करता है कि ये कहाँ कहाँ व्यापार करेंगे, किस कंडीशंस में व्यापार करेंगे। मेरा मतलब वो मर्यादित होता है ना। तो मर्यादा कितनी होगी ये निर्धारित उसका जो स्टैट्यूटरी जो फॉर्मेशन होता है या वैधानिक स्वरूप होता है वो डिसाइड करता है। और उसकी जो कार्यविधि होती है यानी वो किस तरह से काम करेगा, उसकी वर्किंग स्टाइल क्या होगी, ये जो है ये भी स्टैट्यूटरी जो आपका तत्व है वो ही डिसाइड करता है, वो ही निर्धारित करता है। अब उसका जो ओनरशिप है वो उसका वैधानिक स्वरूप से ही निर्धारित होता है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक जना कोई ऐसी कंपनी इस्टेब्लिश कर ले जिसकी पूरी दुनिया में उसके मतलब ब्रांचेस हों, ये पॉसिबल नहीं है। या आप ये कहो कि मैंने एक दुकान खोल ली और साहब मैं पूरी दुनिया में इसका व्यापार करना चाहता हूँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो अपन को सबसे पहला जो काम होता है उसका जो स्टैट्यूटरी फॉर्मेशन जो होता है, वैधानिक स्वरूप जो होता है, उसके हिसाब से ही उसकी ओनरशिप भी डिसाइड होती है। तो ओनरशिप के हिसाब से नॉर्मली आपने भी सुना होगा कि दो तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या व्यावसायिक संगठन होते हैं। एक तो होता है प्राइवेट एंटरप्राइजेज, निजी उद्यम जिसे हम बोलते हैं, और एक होता है पब्लिक एंटरप्राइजेज या सरकारी उद्यम जिसे हम बोलते हैं। दोनों प्रकार के उद्यमों को कई भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। तो इसको आप एक टेबल के माध्यम से ये समझाया गया है। देखिए, सबसे पहले टाइप्स ऑफ ओनरशिप, व्यावसायिक स्वामित्व के प्रकार। तो इसको हम ब्रॉडली मेन जो है वो दो भागों में बांटते हैं। एक है आपका प्राइवेट एंटरप्राइजेज यानी निजी उद्यम, और दूसरा है आपका सार्वजनिक उद्यम यानी पब्लिक एंटरप्राइजेज।
अब जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज है उसमें भी हमने उसको दो मुख्य भागों में बांटा है। एक तो नॉन इनकॉर्पोरेटेड यानी गैर निगमित, और एक होता है निगमित। अब नॉन इनकॉर्पोरेटेड जो होते हैं उसके दो प्रकार होते हैं। एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकल स्वामित्व जिसमें एक ही जना पैसा लगाता है। एक होता है साझेदारी या पार्टनरशिप जिसमें दो या दो से अधिक लोग पैसा लगाते हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट एंटरप्राइजेज में ही कॉर्पोरेटेड निगमित की। इसमें भी दो चीज़ें आती हैं। एक तो होती है संयुक्त पूंजी कंपनी जिसे हम बोलते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, और एक होती है सहकारी संगठन या समितियां या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटीज़। अब जॉइंट स्टॉक कंपनीज भी दो तरह की होती है। एक तो प्राइवेट भी हो सकती है, एक पब्लिक भी हो सकती है। यानी निजी सीमित कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड, और सार्वजनिक सीमित कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ठीक है ना। अब जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज और एक पब्लिक एंटरप्राइजेज भी जो है वो आपके मुख्य, हम उसको 5 प्रकार में बांट सकते हैं, जिसमें विभागीय उपक्रम आ जाता है। सबसे पहले डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, सार्वजनिक निगम पब्लिक कॉरपोरेशन, सरकारी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, बोर्ड संगठन या बोर्ड या ऑर्गेनाइजेशन, और मिश्रित निगम यानी मिक्स्ड कॉरपोरेशन। तो ये जितने भी प्रकार की जो ओनरशिप है इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। इन सब की क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, किस कंट्री में कौन सा ज़्यादा प्रचलित है, किस फॉर्म ऑफ ओनरशिप ज़्यादा चलती है, कहाँ पर क्या किसके ओनरशिप का फ़ायदा है, नुकसान है, इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे आपका सोल ट्रेडिंग या सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एकाकी व्यापार या एकल स्वामित्व। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अगर पूंजी अगर इसमें एक ही आदमी लगाता है तो हम लोग इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है वो होती है सोल ट्रेडिंग। अ बिजनेस ओन्ड बाय वन मैन इज कॉल्ड सिंगल फॉर्म ऑफ बिजनेस, जिसमें एक ही व्यक्ति प्रारंभ करता है, चलाता भी है, और उसके लाभ और हानि का संपूर्ण जिम्मेदारी जो होती है वो उसी की होती है और उसके द्वारा ही सहन किए जाते हैं। यानी उसने ही पैसा लगाया, उसी ने उस बिजनेस को चलाया, और उसका जो भी हानि या लाभ होगा वो संपूर्ण उसी को मिलेगा, उसी की जिम्मेदारी होगी। इसमें एक लेखक हुए चार्ल्स विलियम जेस्टनबर्ग, उनके अनुसार एकाकी व्यापार जो होता है सोल प्रोप्राइटरशिप एक इस तरह का ट्रेड होता है या बिजनेस होता है जो एक व्यक्ति द्वारा ही प्रारंभ किया जाता है। उसका स्टार्ट जो होता है वो एक ही आदमी करता है और वही व्यक्ति उसका संचालन करता है, उसको चलाता है, और उसके जो लाभ या हानि जो होता है उसका पूर्ण उत्तरदायी या इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो निष्कर्ष हम इससे क्या निकालते हैं, पूंजी उसी व्यक्ति को लगानी पड़ती है जो व्यापार शुरू करता है। ऑब्वियस सी बात है, एक जना ही लगा रहा है तो वही उसको शुरू करेगा। उसके संगठन का प्रबंध का पूर्ण दायित्व उसका, मतलब संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें तो चूंकि एक ही आदमी है इसलिए वही सिंगल ही है, वन मैन आर्मी जिसे बोलते हैं, उसी को सब तरह के काम करने, उसी को लिखा पढ़िया कार्य करना है, उसी को मार्केटिंग का कार्य देखना है, उसी को मैनेजमेंट का कार्य देखना है, तो और प्रबंध का पूर्ण दायित्व उसी पर होता है, तथा उसे वह अपनी रुचि के अनुसार एज पर उसका जो इंटरेस्ट होता है उसके अनुसार वो कर सकता है। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हम बात करते हैं, जैसे प्रिंटिंग प्रेस हो गई, ऑटो रिपेयर शॉप हो गई, वुड वर्किंग प्लांट हो गया, है ना, जहाँ लकड़ी का कार्य होता है, स्मॉल फैब्रिकेशन शॉप जो छोटे छोटे अपने लोहे के कार्य होते हैं, जैसे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, है ना, सर्विस इंडस्ट्रीज होती हैं, और स्मॉल इंजीनियरिंग छोटी छोटी जो इंजीनियरिंग फर्म्स होती हैं, ये सब सोल प्रोप्राइटरशिप या एकाकी व्यापार के अंदर आते हैं। अब इसकी एडवांटेजेस देखिए आप, क्या क्या इसका लाभ है। जो एकल स्वामित्व है इसका लाभ क्या क्या हो सकता है। एक तो सबसे पहला है इजी टू स्टैब्लिश, यानी नो लीगल फॉर्मेलिटी, कोई कानूनी अड़चन नहीं होती और इसको कोई भी कभी भी कैसे भी शुरू कर सकता है। बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। बस आपको सोचना है और आपको पैसा लगाना और आपका काम हो जाएगा। किसी भी तरह की कानून से संबंधित इसमें कोई भी प्रॉब्लम्स, कानूनी अड़चन नहीं होती। लीगल फॉर्मेलिटी जिसे हम बोलते हैं वो किसी भी प्रकार की नहीं होती है। दूसरा है सिंप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंप्लिसिटी मतलब इतना सिंपल होता है, सरल होता है, क्योंकि इसमें एक ही आदमी होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन जैसी कोई चीज़ नहीं, बस वो एक जो है वो ही सब करता धरता होता है इसका, है ना। एक ही व्यक्ति स्वामी होता है, अतः व्यापार की उन्नति के लिए निरंतर एफर्ट्स करता है, प्रयत्न करता है। उसको पता है कि जो मैं करूँगा अभी सारा का सारा फायदा मेरे को ही मिलना है, तो डेफिनेटली वो दिन रात उसमें एक करता है। उसकी जो रुचि है वो लगी रहती है, क्योंकि सारा जो फायदा है उसको ही मिलना होता है।
फिर चौथा जो पॉइंट है वो व्यापारी को किसी कार्य को करने की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, इसलिए वह व्यापारिक अवसरों का लाभ उठाकर लाभप्रद व्यापार करने में सफल हो जाता है। वे किसी भी तरह की उसको किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर मान लीजिए जैसे उचित अवसर आते हैं, कई बार कुछ व्यापारिक अवसर आते हैं, वार त्यौहार आते हैं, उनका लाभ उठाकर वो अपने व्यापार को बेनिफिशियल कर सकता है और उसमें अपनी जी जान लगा के उससे उसका फ़ायदा लाभ ले सकता है। एक व्यक्ति होने के कारण व्यवसाय में गोपनीयता बनाए रखना संभव है। ऑब्वियस सी बात है, उसको जो भी अपनी पॉलिसीज़ बनानी है, जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उसको रखनी है, उस आदमी को, वो अकेला व्यक्ति ही है करता धरता, तो उस केस में वो उसकी जो आपका ट्रेड है उसकी व्यवसाय की गोपनीयता को, कॉन्फिडेंशियलिटी को बनाए रख सकता है। ओनर इज़ फ्री टू मेक ऑल डिसीजन, इसमें जो स्वामी है वो ही सारे डिसीजन ले सकता है कि उसको कहाँ पैसा लगाना है, कब क्या करना है। उसको किसी और के लिए, अपने डिसीजन के लिए किसी और पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। द एक्सपेंसेस इन स्टार्टिंग द बिजनेस आर मिनिमम, और बिज़नेस को स्टार्ट करने के जो शुरुआती जो खर्चे होते हैं वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में या बड़ी फर्म लगाने में तो कानूनी कई खर्चे होते हैं, सरकार से आपको कई चीज़ें लेने के लिए कोई परमिशन लेनी पड़ती है, लेकिन इसमें आपको किसी तरह का कोई खर्चा नहीं होता है। ठीक है। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट की, दिस टाइप ऑफ ओनरशिप इज सिंपल, बहुत सरल होती है इस तरह की जो स्वामित्व है, इजी टू ऑपरेट, इसको चलाना भी बहुत आसान होता है, और एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल होता है, और ये बहुत लचीलापन होता है इसमें। इससे बड़ा फ़ायदा है कि अपने हिसाब से वो कैसे भी उसको चला सकते हैं, कुछ भी चेंजेस कभी भी कर सकते हैं, ये सब इसलिए इसमें लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है। देयर इज़ ग्रेट डील ऑफ पर्सनल मोटिवेशन एंड इंसेंटिव टू सक्सीड, बिल्कुल सही बात है। वो आदमी इतना मोटिवेटेड रहता है और उसको ये पता है कि अगर मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने जो लाभ कमाया तो मेरे को ही मिलना है, तो इसलिए वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। और उसको इंसेंटिव का जो एक लालच कह लीजिए, या ये रहता है कि उसको पाने की जो इच्छा है वो रहती है, तो उससे वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है। कम्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद कस्टमर्स, कस्टमर्स जो होते हैं, जो ग्राहक होते हैं, वो उनके सीधे संपर्क में होते हैं, और तो उनको पता होता है कि जो कस्टमर है, जो चीज़ें खरीद रहे हैं उससे, है ना, उनको उनकी पसंद क्या है और उनकी नापसंद क्या है, तो उस हिसाब से वो अपने बिजनेस को भी एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि डायरेक्ट संपर्क में रहता है, उनके सीधे संपर्क में रहता है। इट इज़ ईजी टू मेंटेन कोर्डियल रिलेशन विद वर्कर्स, और वर्कर्स अगर एक आध रखते भी हैं तो उनका भी उससे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है, और उस केस में उसके जो एक आध वर्कर होते हैं वो उसके सीधे संपर्क में रहते हैं, वो उनके सुख दुख जान सकता है, उनसे कोई प्रॉब्लम होती है वो शेयर कर सकता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में रहने का ये बहुत बड़ा लाभ होता है। तो ये हमने जो बात करी है, ये एडवांटेजेस हैं सारे एकल स्वामित्व के। अब हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की, यानी इससे क्या क्या हानि होती है। जो सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिजनेस है, इसका नुकसान क्या क्या होता है। तो पहली बात तो है, कैपिटल सीमित होने के कारण आधुनिक फैक्ट्री लगाना संभव नहीं है। एक आदमी कितना पैसा लगाएगा, तो हर आदमी की एक लिमिटेशन होती है, तो कैपिटल जो लगाने हैं वो भी बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगा सकता, तो बहुत आधुनिक या मॉडर्न फैक्ट्री लगाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पैसा लगाते हो तो कई तरह के सवाल सरकार भी उठा सकती है, इतना पैसा कहाँ से आया, इनकम टैक्स वाले भी पूछ सकते हैं आपसे, कई तरह के इंक्वायरीज आ सकती हैं, तो इसलिए भी आदमी पैसा होते हुए भी मतलब लिमिटेड पैसा ही लगा पाता है। दूसरी बात इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ जो होता है वो होती है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें जो भी नफ़ा नुकसान होगा, जो भी फ़ायदा हो, सारा का सारा उसका है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है या आपको व्यापार बंद करना पड़ता है, तो जो आपके लेनदार हैं वो ना केवल आपकी जो बिज़नेस प्रॉपर्टीज़ है उनको भी सीज कर लेंगे, बल्कि आपकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है उसको भी आपको बेच के उनका चुकारा करना पड़ेगा। इसका मतलब है अनलिमिटेड लायबिलिटीज़, मतलब आप ही इसके लिए संपूर्ण तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई नुकसान होता है तो आपने जिससे लोन लिया है या आपने कुछ और पैसा कहीं से लिया है, तो आपको उसको कैसे भी चुकाना पड़ेगा। अपनी भले निजी संपत्ति उसको बेच के, या जो व्यावसायिक संपत्ति है वो तो बेचनी ही पड़ेगी, लेकिन अब अनलिमिटेड लायबिलिटीज जिसे कहते हैं, जिसमें आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है।
मालिक सभी टेक्निक्स में दक्ष नहीं हो सकता। एक जो आदमी होता है, अपन जानते हैं कि एक ही आदमी से आप सभी तरह के टेक्निक्स के में उसको दक्षता नहीं हो सकती है। तो एक लिमिटेशन आ जाती है उसमें, हर चीज़ पे वो दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। एक या दो चीज़ों में आप अच्छे हो सकते हो, पैसा लगा दिया आपने, थोड़ा बहुत मान लो हो सकता है आपको मैनेजमेंट भी आता हो, लेकिन अगर आप कोई व्यवसाय शुरू करते हैं तो उसकी टेक्निक के बारे में आपको ज़रूर नहीं है पता हो, तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। फिर होता है एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। अगर मान लीजिए आपको लगता है मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मेरी दुकान अच्छी चल रही है, अगर आप उसको बढ़ाना चाहें तो भी एक मतलब समस्या होती है, क्योंकि उसके लिए ना केवल पैसा चाहिए बल्कि आपको उसके लिए जगह भी चाहिए, और फिर अगर आप उसको बढ़ाते हैं तो उसके लिए आपको वर्कर्स भी चाहिए होंगे, तो फिर वो इस तरह की जो डिफ़िकल्टी है, तो फिर जो आपका स्वामित्व का जो प्रकार है या तो वो बदले, या फिर आप ये सोच के कि नहीं ये अपना अपन नहीं कर पाएंगे तो उतना ही मतलब आप अपना बिजनेस रखेंगे, तो उसमें नुकसान ये होता है कि बस आपकी जो अब ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की जो ललक थी वो ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर आप रुक जाते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट होता है वो है ओनर की अक्षमता, इनकेपेबिलिटी के कारण बिजनेस में हानि होने पर उसे बंद करना पड़ सकता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक ही आदमी उसको चला रहा है, अगर मान लीजिए उसमें कोई शारीरिक अपंगता आ गई या कुछ ऐसी बात हो गई, कोई और घर में समस्या हो गई और उसको अगर वो बिजनेस बंद करना पड़े या किसी कारण से बिजनेस में हानि हो जाए तो उसको बंद भी करना पड़ सकता है। मालिक की डेथ या मृत्यु हो जाने पर अथवा कार्य करने में असमर्थ होने पर जरूरी नहीं है कि उसके उत्तराधिकारी भी उतनी ही योग्यता के व्यापार चला सके, इसलिए व्यापार बिगड़ जाता है या फिर समाप्त हो जाता है। ये बात सही है कि जो आदमी उसको पहले चला रहा था वो तो बहुत अच्छे डेडिकेशन से चला रहा था, उसको समझ भी हो गई थी, एक्सपीरियंस भी हो गया था, पर जस्ट इन केस अगर मान लीजिए उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस कार्य को या वो नहीं कर सकता किसी भी कारण से, तो अब उसके जो उत्तराधिकारी हैं, उसके घर वाले या उसके और कोई साथी, वो उसको उसी जरूरी नहीं कि उसी डेडिकेशन से या उसी योग्यता से, एबिलिटी से उसको चलाएं, और अल्टीमेटली फिर क्या होता है, व्यापार धीरे धीरे बिगड़ जाता है और वो समाप्त भी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है, द बिजनेस में नॉट बी सक्सेसफुल इफ द ओनर हैज़ लिमिटेड मनी, लैक्स एबिलिटी एंड नेसेसरी एक्सपीरियंस टू रन द बिजनेस। अगर मान लीजिए आपका बिजनेस जब तक सक्सेसफुल नहीं होगा, अगर ओनर के पास एक तो मान लीजिए कम मात्रा में पैसा है, जब कम मात्रा में पैसा होगा तो आप लेटेस्ट टेक्निक्स, लेटेस्ट मशीन्स नहीं खरीद पाओगे या लगा नहीं पाओगे, सीमित आय होगी आपकी तो सीमित ही आप पैसा लगा पाओगे, तो अच्छी जो चीज़ें हैं उनको लगाने में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आपके योग्यता नहीं है और आपके पास उचित जो अनुभव है, जो जरूरी अनुभव होता है मिनिमम किसी भी बिजनेस को, तो भी इस बात का बहुत रिस्क रहता है कि आपका जो बिजनेस है वो सक्सेसफुल नहीं होगा। मतलब इसमें रिस्क पूरा रहेगा ना, अगर आप अपने आप शुरू करते हैं तो भी मतलब अगर आपके पास कुछ भी अगर किसी तरह का अनुभव नहीं है या आपके पास योग्यता नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत आ सकती है कि आप अपना बिजनेस को अच्छी तरह से सक्सेसफुली उसको चला सको, है ना। देयर इज़ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज़ एज रिगार्ड्स मॉनिटरी रिवार्ड्स। सही बात है, इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ जो होते हैं एक आध जने, उनके लिए मॉनिटरी रिवार्ड्स के जो चांसेस होते हैं या अवसर होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। जैसे मान लो प्रॉफिट शेयरिंग का या बोनस, ये इत्यादि बोनस वगैरह की जो व्यवस्था होती है वो सिंगल प्रोप्राइटरशिप या एकल स्वामित्व में नहीं होती है। और प्रमोशंस की भी कोई उम्मीद नहीं होती कि जो एक आपका जो हेल्पर है उसको आप प्रमोट करके आगे उसको कोई अच्छे पद पे दे दो, वो पॉसिबल नहीं है। इफ़ द बिजनेस फेल्स, अगर मान लीजिए आपका बिजनेस फेल हो जाता है तो क्रेडिटर्स कैन टेक द पर्सनल प्रॉपर्टी एज वेल एज द बिजनेस प्रॉपर्टी ऑफ द सिंगल ओनर टू सेटल देयर क्लेम्स। दिस मीन्स सिंगल ओनरशिप इन्वॉल्व्स अनलिमिटेड लायबिलिटी फॉर डेट्स एंड लॉसेज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपका फेल हो जाता है तो आपके जो लेनदार हैं, जो आपसे पैसा मांगते हैं, वो ना केवल आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी, जो निजी प्रॉपर्टी, बल्कि आपकी बिजनेस प्रॉपर्टी को भी बेच सकते हैं, जिससे कि उनके जो क्लेम्स हैं वो सेटल हो सकें। और इसका मतलब जो क्या होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती हैं आपकी, जो आपने जो ऋण लिए हैं और जो आपके नुकसान हैं वो इसके बारे में, तो ये आपके लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो ये जो आज हमने फर्स्ट टाइप ऑफ ओनरशिप जो पढ़ी है,
इसके बारे में आपको मैंने बताया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय सिंगल प्रोप्राइटरशिप एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंगल ओनरशिप। अगली बार हम लोग जो दूसरी जो टाइप ऑफ ओनरशिप है वो है पार्टनरशिप, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसी जो मैंने आपको पढ़ाया है इसके बारे में इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, और फिर अगले जो लेक्चर है हम लोग इसमें अलग टाइप ऑफ जो ओनरशिप है, पार्टनरशिप है, साझेदारी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।